प्रदेश में युवाओं को रोजगार स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कौशल विकास में भी बेहतर प्रशिक्षण देने को लेकर राष्ट्रीय कौशल एवं रोजगार सम्मेलन का आज शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विभागीय मंत्री सौरभ बहुगुणा समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश में युवाओं की स्थिति, साथ ही सरकार की ओर से युवाओं के कौशल विकास प्रशिक्षण को लेकर किए जा रहे प्रयास पर व्यापक चर्चाएं हुई। इसके साथ ही कार्यशाला में प्रदेश में आने वाले समय में इंडस्ट्री की डिमांड और उसके अनुरूप प्रशिक्षण दिए जाने, साथ ही युवाओं को राज्य की भौगोलिक स्थिति के अनुरूप स्वरोजगार देने पर भी व्यापक चर्चा हुई। इस कार्यशाला में जो मंथन होगा उससे बहुत व्यवहारिक चीज़ें निकल कर आएंगी और हमें किन सेक्टरों में अपने युवाओं को और अधिक प्रशिक्षण देना है जिससे कि वो अच्छा रोजगार प्राप्त कर सकें, आने वाले समय में उनका जीवन अच्छा हो सके। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 2015 में स्किल डेवलपमेंट का विभाग खोला था, उसके खोलने का उद्देश्य यही था, उसको धरातल पर उतारकर अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ना, और केवल रोजगार से जोड़ना ही नहीं, आने वाले समय में वो केवल रोजगार खोजने वाले न बने, रोजगार देने वाले बने। इस प्रकार के प्रशिक्षण के जो कार्यक्रम हैं, इस प्रकार की जो कार्यशालाएं हैं, वो इस दिशा में कार्य कर रही हैं। सेतु आयोग और नीति आयोग का उद्देश्य ये है कि इस वक्त प्रदेश में हमारी जो रोजगार सृजन और कौशल विकास को लेकर योजनाएं होनी चाहिए या योजनाएं हैं तो उनका कैसे क्रियान्वयन करें, उसके पर अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ जो कि उत्तराखंड और बाहर देश में अन्य क्षेत्रों से आएँ और अपने विचार, बेस्ट प्रैक्टिसेस, क्या मॉडल होने चाहिए, कहाँ पर जो है गैप्स हैं, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए किया गया, ताकि एक बाहर से एक अच्छा व्यू पॉइंट भी हम लोगों को मिले कि क्या हमें और अपनी योजनाओं को किस तरीके से उसमें थोड़ा और उसको सुदृढ़ीकरण करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने 2 दिवसीय गैरसैंण दौरे पर आज मंगलवार को प्रातःकाल भ्रमण के दौरान विधानसभा भराड़ीसैंण में जिलाधिकारी चमोली सहित अन्य अधिकारियों से श्री बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत संचालित विकास कार्यों, इस वर्ष की यात्रा व जनपद चमोली से संबंधित अन्य विकास व जनकल्याण के कार्यों के विषय में जानकारी ली। अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने और गुणवत्तापूर्ण कार्य पर विशेष ध्यान देने हेतु निर्देशित किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर द्वारा निर्देशित नशा मुक्ति अभियान में काशीपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में नशे के एक बड़े सौदागर को नशे की बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार किया है। नशा तस्कर से बरामद स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ की बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपी से पुलिस गहन पूछताछ में जुटी हुई है, जिससे नशे के नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा सके। कई जगह से सूचना प्राप्त हुई, उत्तर प्रदेश के थानों से जो शेयर होती हैं सूचनाएं, उसमें भी इसका नाम प्रकाश में आया था, परंतु यह बहुत दिनों से स्मैक का व्यापार गुप्त रूप से करता था और बरेली से स्मैक ले आता था। बरेली से जिस व्यक्ति से, जिस अपराधी से ये स्मैक ले आता था, उसकी भी सूचना प्राप्त हुई है, जल्दी उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। मेरी तरफ से एसओजी टीम और काशीपुर पुलिस को, जिसने इस बड़े तस्कर को गिरफ्तार किया, 2500 रुपये के इनाम की घोषणा की। केदारनाथ उपचुनाव में कल 20 नवंबर को मतदान होना है। ऐसे में आज 166 पोलिंग पार्टियां अपने अपने पोलिंग बूथ के लिए रवाना हो चुकी हैं। बता दें कि केदारनाथ उपचुनाव में 173 पोलिंग बूथ हैं, जिनमें रिजर्व सहित 191 पोलिंग पार्टियां तैयार की गई हैं। आज सभी बूथों पर पोलिंग पार्टियां पहुंच जाएंगी और कल सुबह 8 बजे से मतदान शुरू होगा। 875 मतदाता हैं, जिसमें कि 44,919 हमारे जो हैं पुरुष मतदाता हैं और 45,956 हमारे महिला मतदाता हैं। तो इस बार जो है हमारी पूरी पहली 7 पार्टियां और इस बार आज 166 पार्टियां मूवमेंट कर गई हैं, यहाँ से प्रस्थान कर गई हैं और अपने गंतव्य को रवाना है। इस पूरे विधानसभा क्षेत्र को हमने 2 जोन में बांटा है। 2 जोनल मजिस्ट्रेट हैं, उनके साथ पुलिस के मजिस्ट्रेट्स हैं। इसी तरह से पूरे 27 सेक्टरों में हमने इसको 14 और 13 सेक्टर मजिस्ट्रेट्स में बांटा गया है। 50% से ज़्यादा टीम हमारी मूव कर चुकी है, रिमेनिंग अभी गतिमान है। इनकी सुरक्षा के लिए जो हमारे पुलिस फोर्स हैं वो भी तैनात हैं। कुछ जगहों पे जो फॉरेस्ट एरियाज़ है, जहाँ पर उनको थोड़ा पैदल चलना होता है, वहाँ पे हमारे फॉरेस्ट रेंजर्स भी तैनात हैं। और ये भी हमने इंश्योर करा लिया है कि वापस आते वक्त भी किसी भी पोलिंग पार्टीज़ को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर मैं क्रिटिकल और अन्य दूर दराज के बूथों की बात करूँ तो हम लगभग 40 बूथों पे हमने एक हेवी फोर्स जो बोलते हैं CAPF प्लस हमारी
लोकल पुलिस को एक अच्छा प्रबंधन किया है। बचे हुए 120 130 उसमें भी हम कंपलसरी 2 या जहां यथासंभव 3 लोग रख रहे हैं। पुलिस की मुख्य जिम्मेदारी होगी बूथ के बाहर की जो सुरक्षा है उसको लेके होगी, क्यू मैनेजमेंट को लेके होगी, या 100 मीटर 200 मीटर का जो रूल है उसको एनफोर्समेंट में को लेके होगी। कल दिनांक 19 तारीख को प्रशासन के अधिकारी हो, सीडीओ, आरओ और मेरे द्वारा इनकी ब्रीफिंग की गई और सब बहुत मोटिवेटेड लगे और बहुत एक अच्छी ड्यूटी करने के लिए जो हम बोलते हैं कि तैयारी से उनको भेजा गया। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर कांग्रेस भवन में कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसमें सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि इंदिरा गांधी अलग व्यक्तित्व वाली नेत्री थीं। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बाल्यकाल से ही सक्रिय रूप से भाग लिया। वे भारत की 4 बार प्रधानमंत्री रहीं। इस दौरान उन्होंने समाज के वंचित और गरीब तबके को भारत की आर्थिक और सामाजिक नीतियों के केंद्र में रखा। आम जनता के हित के लिए 1969 में उन्होंने साहसिक कदम उठाते हुए बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया। भारत को परमाणु शक्ति बनाने का कार्य भी 1974 में उनके ही नेतृत्व में किया गया। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री इंदिरा जी की जयंती है। उनकी जयंती पे हम उनको याद कर रहे हैं सारे कांग्रेस जन। इंदिरा जी भारत की पहली प्रधानमंत्री होने के साथ साथ उन्होंने जिस तरह से भारत की एकता, अखंडता, गरीबों के लिए जिस तरह से उन्होंने कल्याणकारी योजनाएं की, चाहे वो गरीबी हटाओ थी, चाहे बांग्लादेश का निर्माण था, चाहे वो 1967 का चाइना को सिक्किम से पीछे धकेलना था, चाहे सिक्किम को भारत में मिलाना था। जिस तरह से इंदिरा जी का एक नए भारत के निर्माण में योगदान है उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस तरह की महान जो महिला प्रधानमंत्री रही है विश्व के इतिहास में बहुत ही बिरला है। तो सब भारतवासी और साथ में कांग्रेस जन उनका सम्मान करते हैं, उनका मान करते हैं। आज उनको उनकी जयंती पे याद किया जाए। बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर को शीतकाल के लिए पूरे विधि विधान के साथ बंद कर दिए गए। इस दौरान ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी वहां मौजूद रहे। इसके बाद देहरादून आकर उन्होंने पत्रकारों से वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 4 धाम के कपाट भले ही सर्दियों में बंद हो जाते हैं, लेकिन दूसरे स्थानों पर शीतकालीन पूजा जारी रहती है। ऐसे में श्रद्धालु शीतकाल में भी भगवान के दर्शन कर सकते हैं। इसके लिए सरकार को शीतकालीन 4 धाम यात्रा शुरू करनी चाहिए। पौष कृष्ण प्रतिपदा से 16 दिसंबर से हमारी शीतकालीन यात्रा शुरू हो जाएगी। हाँ जी, उसका जो रूप है, पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदार, फिर बद्री, तो मतलब उन्हीं का जो शीतकालीन स्थान है उन्हीं स्थानों में जाएंगे। मकसद ये है कि एक भ्रांति उत्पन्न हो गई है हिंदू समाज में, वो विशेष करके हो गई है वहां के लोगों की शब्दावली के कारण और मीडिया रिपोर्टों के कारण। आप लोग ये प्रचार करते हैं, पूरे देश में समाचार भेजते हैं कि पट बंद हो गए, तो लोग समझते हैं कि अब दर्शन नहीं होगा, पूजा नहीं हो रही है। तो ये भ्रांति है। केवल ग्रीष्मकालीन स्थान पर बंद हुआ है, शीतकालीन स्थान पर डोली आकर के वहां पूजा होती रहती है, वहां दर्शन होता रहता है, पुण्य वही मिलता रहता है। तो ये जो भ्रांति उत्पन्न हो गई है लोगों के मन में कि 6 महीने ही दर्शन पूजन होते हैं, बाकी नहीं होते हैं, उसको तोड़ना हमारी यात्रा का उद्देश्य है।